अब हुआ कुछ ऐसा बड़े मज़े का, मैं आपको बताऊं बात, कि जो क्या सारा ही कर रहा था ना, अब बात ये उसमें एनोमली क्रिएट हो गई। उसकी वजह ये है कि जो कुछ इस मुल्क के अंदर पिछले चंद दिन के अंदर हुआ, खिलाफ तवक्को हुआ। अब जाहिर बात है जो कुछ उसके रद्द अमल में होगा वो भी खिलाफ तवक्को होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तानियों के बारे में एक चीज़ जानता हूं, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को मैं दरिया को कूज़े में बंद करके आपको बता सकता हूं कि ये मुल्क जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलेगा। उसकी वजह यह है कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है नहीं, ठीक है। तो हमेशा आपको पता है जब भी मैं प्रोग्राम में डिस्कशन करता हूं मैं आपको कहता हूं वर्स्ट केस सिनारियो, क्योंकि मुझे पता है वही होगा। आप जो वर्स्ट सोच सकते हैं ना वही होगा हमेशा इस मुल्क के अंदर। आप सोचेंगे, अब मैं आपको बताऊं, बचपन में 88-89 में अखबारों के अंदर यही जो मशहूर अंग्रेज़ी का अखबार आजकल भी चलता है लेकिन पढ़ता अब कोई नहीं, तब हर आदमी पढ़ता था, तो इस पे लिखा आता था कराची हांगकांग बनेगा मुस्तकबिल का, कराची ये बन जाएगा, कराची वो बन जाएगा। फिर ये सारा ड्रामा ढकोस ख़त्म हो गया। कम सो कॉल्ड सीपैक पाकी गोशी टूटा फूशा फूफा फुस, गवादर हांगकांग बन जाएगा, गवादर सिंगापुर बन जाएगा। गवादर नहीं बन सका तो सिंगापुर क्या बनेगा? हमको तो पहले पता है तुमसे होना कुछ नहीं है। बोला लड़का ठीक नहीं हो रहा। एजाज का एक दोस्त है, माँ बाप उसके बड़े परेशान हुए, निकम्मा निठल्ला नंबर 1, सही है, कोई काम नहीं करता था, ना नौकरी करता था, ना किसी काम का था। लोगों को, मेले वालों को भी इस पे शक था कि ये ठीक भी है या नहीं है। खैर माँ बाप ने कहा इसकी शादी कर देते हैं, ये ठीक हो जाएगा। हैं, मुझसे मशवरा किया कि इसकी शादी करा दें, ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ये और बेड़ा गर्क करेगा, अपना तो पहले कर ही रहा था मुस्तकबिल ख़राब, अब जिसका इसके साथ रिश्ता करा दोगे उसको भी बेड़ा गर्क कर देगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने देखा बड़े बड़े सूरमा शादी के बाद ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा वो तो मैंने भी देखा, बड़े बड़े शेर शादी के बाद जो है वो गिद्दड़ हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक होगा। खैर उन्होंने शादी करा दी और पेश गोई मेरी ठीक निकली। उसकी वजह ये है कि मैं वर्स्ट पॉसिबल आउटकम देखता हूँ। लोग कहते हैं अली भाई आप पेसिमिस्टिक हैं, मैंने कहा नो आई एम रियलिस्टिक। मुझे पता है कि जापान जंग में बर्बाद हो जाएगा, वहां पे 10 जंगें और हो जाएं, वो नर के बच्चे दोबारा पूरा जापान बना लेंगे, क्योंकि मुझे पता है वो जापानी है। मुझे पता है जर्मनी दूसरी जंग अजीम में तबाह हो गया पूरा जर्मनी। उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी, इन रियलिटी बेड़ा कम गर्क कर दिया पूरे मुल्क का, हर किस्म का जुल्म कर दिया। उन्होंने भी बड़ी सख्तियां की थी, लेकिन मुझे पता है कि 10 जंगें और हो जाएं, जर्मनी नर के बच्चे दोबारा जर्मनी बना लेंगे। मुझे पता है बरतानिया इस हाल पर आ गया कि चर्चिल जिस तहखाने में बैठा हुआ था, लोग परेशान थे, लोगों ने चर्चिल को बोला अगर बरतानिया पे कब्जा हो गया, उसने बोला जब तक मेरी अदलिया काम कर रही है, जब तक अदल इंसाफ हो रहा है, मुल्क को कुछ नहीं होगा। उस तहखाने में भी मुझे पता है कि उसके जहन में यही था कि मुल्क उसका चल जाएगा। और मैं आज कहता हूं कि 10 जंगों के अंदर भी अगर बरतानिया तबाह हो जाए फिर दोबारा बना लेंगे वो नर के बच्चे। अमेरिका का मुझे पता है, ऐसे ही नहीं बना अमेरिका नर के बच्चे कौम है, आप लोगों को नहीं पता, बड़ बोलते रहते हैं उनके बारे में। सुनो उनकी कहानी। सबसे पहले उन्होंने जंग आज़ादी लड़ी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उनकी नस्ली और असली जंग आज़ादी थी जिसमें वो जीते। हमारी तरह नहीं थे, हमारी तरह शायरों ने नहीं लड़ी थी उनकी जंग आज़ादी अमेरिका की, नर के बच्चों ने लड़ी थी, वहां जीत गए वो। जीतने के बाद आज़ाद हो गए, फिर मुल्क में खाना जंगी हो गई। लोगों ने बोला अब तो अमेरिका गया, फिर खाना जंगी के बाद दोबारा उस राख में से जिंदा हुए, लाइक ए फिनिक्स। वो नर के बच्चे हैं, मैं कहता हूं 10 उनके ऊपर आफते हैं, वो फिर बच जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन आप पर एक सैलाब आया, आप पानी नहीं निकाल सके। यहां पाकिस्तान के अंदर 1 साल गुजर गया। तुमसे नहीं होगा, तुम लोगों से नहीं होगा। कड़वी लगी ना मेरी बातें? आज मुल्क का जो तुम लोगों ने हाल किया है यह मुझे भी कड़वा लग रहा है। किसी इदारे की तुमने इज्जत नहीं छोड़ी, किसी इदारे का मुकाम नहीं छोड़ा तुमने। कड़वी लग रही है मेरी बातें? अपने अंदर रिस्पेक्ट पैदा करो। इस मुल्क में सियासत के नाम के ऊपर बेटा बाप की बात नहीं मान रहा, कौन की इज्जत नहीं कर रही, भाई भाई के साथ खाना नहीं खा रहा, इतने तुम पोलराइज हो गए हो।
हर आदमी कहता है साथ मिल बैठ जाए, मिल बैठ के कर लें, मिल बैठ के कर लें, मिल बैठ के कर लें। तुम लोग तो एक जगह पर, क्या बोलूं तुम लोगों को, फिर तुम लोग बोलते हो ये एंकर आके हमारे ऊपर अपना गुस्सा निकालता है, दवाई खाना भूल जाता है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब, MC मेंबर हैं KCCI के और मुतअद्दिद तिजारती और सनती तंजीमों के अंदर अहम ओहदों के ऊपर फाइज हैं भी और रहे भी हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में फारूक जी, बहुत शुक्रिया फारूक अफजल साहब। बुनियादी बात देखें, आपको समझनी पड़ेगी कि मुल्क माशी भंवर में फंस गया है। मैं लोगों से मालूमात करने की कोशिश करता हूं कि अगले वक्त के खाने का क्या इंतज़ाम है, और वो मुझे सियासी लीडरों और उनके नज़रियात के मुतालिक बताते। यहाँ जिस जगह हम बैठे, अगर आप चाहें तो मैं नज़दीकी किसी भी कचरा कुंडी में ले जाकर आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह लोग वहाँ पर चुन चुन के अपने लिए गुजारा कर रहे हैं और कैसे नन्हे मुन्ने बच्चे रात को भूखे सो रहे हैं। यह मसला मसाइल किसी और नौइयत को हैं, आप हल करने के लिए सियासत का इस्तेमाल ना करें। माजरत के साथ गरीब जिसका पेट खाली है ना, उसको इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या कहते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, असल में इस हमारे मुल्क के साथ अलमिया जो रहा वो ये रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक कभी भी एक मुखलिस और वफ़ादार पाकिस्तान की क़यादत ना मिल पाई। जितने लोग भी आज तक आए और आ रहे हैं, मुसलसल जो एक तसलसल से आ रहे हैं, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके पेटों में हराम है और वो कभी भी पाकिस्तान की बेहतरी का नहीं सोचते, बिकॉज़ उनके जहनों में जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, उनके मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम करते हैं। इस मुल्क को एक कौम भी नहीं मिली ना। नहीं, आप उसके बारे में देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम लीडरान के बारे में तो बात, इस मुल्क को तो कौम नहीं मिली, फिर बाद में बात करेंगे। आज बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं लग रहा है मुझे। बात ये है कि कौम बनाई जाती है। हम जब पाकिस्तान बना तो हम ऑलरेडी 4-5 कौमियत के लोग थे, ठीक है, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, सराइकी, फिर बाद में हमने मुहाजिर कौमियत एक तख्लीक कर ली हमने। तो हम डिफरेंट कौमों में बटे हुए एक अवाम का हजूम है। आप ये कहेंगे कि पाकिस्तानी कौम का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि पाकिस्तानी कौम, तो मुझे बड़ी चिढ़ आती है कि हम कौम तो है ही नहीं, आप पाकिस्तानी कौम क्यों कहते हो? आप ये कह सकते हो पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि देखिए जो कौमें होती हैं ना, आपने जब पिछले अपने सेगमेंट में कहा कि जापान, जर्मन, कोई भी मुल्क अगर तबाह हो जाए तो वो फ़ौरन 5 साल में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो कौम है, एक ज़ुबान बोलते हैं, वो कौम है। हम अवाम हैं, हम कौम नहीं है। हमारे अपने अपने कौमियत के मुफादात हैं जिनको उनके जो नामनहाद लीडर बने हुए होते हैं सियासत में, वो उनको इस्तेमाल करते हैं अपने मुफादात के लिए। इसलिए उन्होंने किसी ने भी आज तक पाकिस्तान को कौम बनाने का सोचा ही नहीं। उर्दू ज़ुबान एक वाहिद ज़ुबान थी जो हमको एक कौम बना सकती थी और बना सकती है। अगर एक ज़ुबान राइज की जाए, हम अपने मुफादात जो भी हमारे कौमियत के दूसरे कौमियत के मुफादात को यानी पसे पुश्त करके अगर हम एक पाकिस्तानी बनना चाहते हैं, तो हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी कि हम अपनी ज़ुबान को राइज करें, उर्दू को, ताकि हर बंदा उस कौमियत में अंदर परोना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो हमें कौम बनना है, लेकिन आज तक कभी किसी लीडर ने हमको कौम इसलिए नहीं बनने दिया कि वो फिर हम जैसे जायलों पे हुकूमत कैसे करेंगे, ये डिवाइड एंड रूल कैसे होगा फिर, कि उसने कहा पंजाबी ने यूँ कह दिया, पठान ने यूँ कह दिया, बलोच का यूँ हो रहा है, महाजर का यूँ हो रहा है, सराइके का यूँ हो रहा है, पठान का यूँ हो रहा है। तो ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल करेंगे? उनका तो मंजन बिकता ही इसी तरह है, और ये मुल्क इसी तरह इन्हीं कौमियत में हमें यानी को तो क्या कहते, तासुबियत में डाल के ये अपने मुफादात को पूरा करते हैं। इसलिए हम आज तक जो आगे नहीं बढ़ पाए, उसकी एक वन ऑफ द रीजंस इज दिस, दैट हम कभी भी नेशन नहीं बन पाए। ये जो भूखे बच्चे अभी थोड़ी देर बाद आपको टीवी पर दिखेंगे, इन भूखे बच्चों को क्या बोलूँ मैं कि इनका पेट किस तरह से भरेगा? ये गरीब आवाम जो सड़क पर खड़ी बसों का इंतज़ार कर रही है, रक्षों के ऊंचे दाम इनसे पे नहीं हो रहे, इनको क्या जवाब दूंगा जिन लोगों को गोश्त खाने का मौका सिर्फ ईदों पर मिलता है? इनमें से बहुत सारे जो मुफ्त चावल, मुफ्त फल इकट्ठा करने के लिए रमज़ानों में निकलते हैं, इनके सवालों का जवाब देना है। मईशत कैसे ठीक होनी है, इसके बारे में भी तो थोड़ा सा बताएं ना। देखिए, माशियत कैसे ठीक हो, मसला ये है कि जब आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हैं तो मुल्क के इंटरेस्ट, आप जो कलेक्टिव एक जो इज्तिमाई जो सोच होती है, इज्तिमाइयत के लिए जो आपने काम करने थे, वो आप नहीं करते। आप देखिए कि इस मुल्क का जो सबसे दूसरा बड़ा अलमिया क्या है कि हमारे यहाँ जो गैर तरक्याती अखराजात हैं,
वो इतने हैं कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते, खरबों में हैं वो, खरबों में। ठीक है, इसी तरह हमारी जो मेरा जो एक सजेशन है कि आप जब तक वेल्थ टैक्स नहीं लगाएंगे, देखिए हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है कि इनकम पे बेतहाशा टैक्स है और हम खर्च नहीं करते, हम इनकम शो नहीं करते, हम टैक्स की चोरी करते हैं, क्योंकि टैक्स इतने ज़्यादा हैं कि बंदा कहता है इसकी चोरी करो भाई। आप इनकम पे मिनिमम टैक्स रखें और वेल्थ पे टैक्स रखें। देखिए जब मैं स्पेंडिंग करूंगा, मनी की सर्कुलेशन बिजनेस में, जब इकोनॉमी में आएगी, पैसे की सर्कुलेशन होगी तो बिजनेसेस बनेंगे, बढ़ेंगे और चलेंगे। ठीक है, तो आपके हर एक के पास पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास अगर पैसा है और मैं सिर्फ 5% टैक्स दे रहा हूं तो आई विल स्पेंड दैट मनी। मैं जूते भी खरीदूंगा, कपड़े भी खरीदूंगा, बाहर होटल भी जाऊंगा, मैं डिफरेंट अखराजात करूंगा। मुझे पता है कि मुझे इत्मीनान है कि मेरे पीछे अब कोई नहीं आएगा। लेकिन जो वेल्थ है, हमने क्या किया हुआ, मेरे पास एक गाड़ी है, उस पर एक टैक्स है, मेरे पास 6 गाड़ियाँ हैं। क्यों 6 गाड़ियाँ हैं? मैं 2 आदमी फैमिली में है तो मैंने अपनी हवीज के लिए मैंने ऑडी भी ले ली, मैंने मर्सिडीज भी रख ली, मैंने पजेरो भी ले ली। वाई? वो पैसा मैं ब्लॉक कर रहा हूं। इसी तरह मेरे पास एक घर है, मैंने 6 घर ले लिए और राइट, मैंने 20 प्लॉट लेके रखे हुए हैं, मैंने कई फ्लैट के अपार्टमेंट्स लेके रखे हुए हैं, मैंने बड़ी बिल्डिंगों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यार उन पे टैक्स लगाओ। जब वो टैक्स लगेगा वेल्थ के ऊपर, जो भी वेल्थ है आपकी, चाहे वो बीवी की है, बच्चे की है, शौहर की है, बेटे की है, whosoever is holding that wealth, they should be taxed। आप देखिएगा, मैं कोई शर्तिया कहता हूं 20 से 24 हजार करोड़ रुपए आपको साल का बन जाएगा सर, या वेल्थ पे टैक्स लगाना शुरू करें। यू डोंट नीड IMF। आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे मुसलमान बसते हैं, तो आखिरत के तसव्वुर में इतनी दुनिया बनाने क्यों चल पड़ते हैं? मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। तो ये तो खुला तबादुल नहीं है कि आपके मुल्क के अशराफियाँ जो हैं वो इतनी दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा, आप ही ने लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, काम वहाँ पे ऐसे हो रहे हैं। तो फिर आप मुझे ख़ुद बताएं कि क्या दुनिया नहीं कहेगी कि यहाँ पर मुनाफ़क़त जो है उसका निज़ाम राइज है? देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ आइनी नाम है। आप आइन पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको ऐसी कोई शिक नहीं मिलेगी जिससे आपको ये तासुर मिले कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लॉज सारे वही बने हुए हैं, उनमें ऐसे सेक्शंस, लॉज, क्लॉसेस रखी हुई हैं जो सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। उनमें ऐसे लूप होल्स रखे हुए हैं जो सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। अच्छा, जिनको मौका मिला भी उन्होंने ना बदला। अच्छा, इसी के बारे में आ जाता हूँ, सोशल जस्टिस सिस्टम, इकोनॉमी पर भी खैर बात हो रही, लेकिन साथ साथ चूँकि इन्होंने कहा माशी भंवर, एक मुख्तसर सा सवाल है जी। हमारे मुल्क के अंदर आज बड़ा शोर व गौगा है कि जनाब पुलिस जो है वो इस्तेहसाल कर रही है आवाम का, और जिनका कर रही है वो अपोजिशन है, मौजूदा अपोजिशन PTI है। इससे पिछली हुकूमत PTI की थी। पुलिस में इस्लाहात कर लेते तो क्या चला जाता? मैं शोर करता रहा पुलिस में इस्लाहात कर लें, पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात कर लें, लेकिन किसी ने एक न सुनी। लोगों ने कहा नहीं, बोजदार जो है वो वसीम अकरम प्लस है। तो अब जो कुछ हो रहा है इसके मस्जिद हम खुद हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब मौका मिलता है लोग काम नहीं करते। कभी कभार चीज़ें जहन में आ भी रही होती हैं, मुंह से निकल भी रही होती हैं, फिर कभी नदामत भी हो रही होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तोल मोल के बोलूँ। आजकल हालात ठीक नहीं हैं, ज़रा देख देख के चलना चाहिए। और आपको पता है कि इन सब चीज़ों से मैं इसलिए बच जाता हूँ क्योंकि जब मैं मीडिया पर आया तो एक उसूल मैंने अपना लिया, MMM, उनके मुतल्लिक़ कोई बात नहीं करनी। फिर मेरे वालिद जो है ना सरकारी मुलाजिम, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा यार यू आर अ लूज कैनन, बस एक चीज़ से केयरफुल रहना, हमेशा अदलिया का एहतराम करना, कभी ये गलती ना करना और हमेशा एहतराम से चलना, कभी ऐसी कोई बात ना करना। जिसकी वजह से फ़ारूक अफजल साहब, मैं क्या करता हूँ कि लोग देखते हैं और कहते हैं जी बड़ा बहादुर लड़का है, बड़ी सख्त बातें टीवी पर करता है, लेकिन मुझे अपने हुदूद का अंदाज़ा हो गया कि इस मुल्क में क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं कहा जा सकता। तो अब बात कुछ ऐसी है कि मैं तो हुकूमत को भी समझा रहा हूँ, अपोजिशन को भी समझा रहा हूँ कि तमाम इदारों का एहतराम करें। सिर्फ पार्लिमान का एहतराम नहीं होता, पार्लिमान का भी एहतराम होता है, ये मैं बता रहा हूँ। जुडिशरी यानी अदलिया का भी एहतराम होता है और पाक अफवाज का भी एहतराम होता है। सबका एहतराम ज़रूरी है और लाजमी इस वजह से है क्योंकि सबके पास अपने अपने महदूद इख्तियारात ज़रूर हैं जो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्ती तौर पर आपको लगेगा कि एक इदारा एक्ट नहीं कर रहा या रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो भी वक्त देखकर रिएक्ट करता है। और ये भी मैं आपको बता दूं और हुकूमत को भी मैं कहूँगा कि अकल के नाखून लें, अदलिया से भी ऐसी ही तवक्कुआत रखें।
आज शायद वो बात ना कह सकें, लेकिन कल वो बात कह सकते हैं, कर भी सकते हैं। एहतियात बरती जाए सब तरफ से, हुकूमत भी अपोजिशन भी। जी फारूक अफजल साहब, बात असल में ये हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि सिर्फ ये नहीं, मैंने तो एक पुलिस इस्लाहात की बात की थी, मैं आपको बताऊं बहुत सारी इस्लाहात थी जो करनी थी, और सबसे पहले जो इस्लाहात की फहरिस्त में था जिसका माशी पस मंज़र बहुत बड़ा है, वो था VIP कल्चर। VIP कल्चर का ख़ात्मा। और VIP कल्चर हमारे कंधों पे कितना बड़ा बोझ है आपने बताया, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आपके ख्याल से एक एक शख्स के पीछे जो प्रोटोकॉल चलता है कितना महंगा पड़ता है? एक एक सियासतदान बिला वजह अपने पीछे मोबाइल लगा लेता है, फिर हुकूमत चली जाती है, फिर जो मोबाइल पीछे लगी होती है उसमें जाकर बैठना पड़ता है। ज़माना भी अजीब है। तो फारूक अफजल साहब, इस्लाहात वहाँ भी करनी थी। VIP कल्चर के ख़ात्मे से अरबों डॉलर की बचत हो सकती है इस मुल्क के अंदर, क्यों ख़त्म नहीं किया गया? आप कह रहे थे आप सफाई पेश करेंगे, मुझे सफाई पेश करके बताएं। देखिए, मैं कुछ चीज़ बताऊं, जब पार्लियामेंट बनाने वाले कोई और लोग हों तो वो लूली लंगड़ी पड़ती है, ठीक है। हमारे यहाँ आज तक कभी भी किसी सियासी जमात ने, मुझे आप एक कोई ऐसी सियासी जमात बता दें जिसने इलेक्शन हारने के बाद बोला हो कि जी इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं, उसने एक्सेप्ट किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जीतेंगे तो इलेक्शन ठीक हुए हैं, हारेंगे तो धांधली हुई है, ठीक है। हमने आज तक कभी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुझे और आपको बेच के अपना पेट भरते हैं, ठीक है। इन सब का देखिए, जो आप कानून चेंज करने की बात कर रहे हैं, VIP कल्चर, ये ब्यूरो मसला है। देखिए, हमने कंप्रोमाइज नहीं करने। अगर आप पर्सनल लोगों के लिए, देखें हमारे यहाँ तो आधी रात में कवानीन बनाए गए जो स्टेट बैंक से मुंसलिक थे जी, तो आधी रात को पुलिस इस्लाहात के कवानीन भी पास हो जाते हैं। होता क्या है? कहाँ स्टेट बैंक को आज़ाद छोड़ देने और उसको क्या कहते हैं शुतर बेमहार छोड़ देने के लिए तो कवानीन आधी रात को पास हो सकते थे, तो अवाम के मुफादात के मुतल्लिक क्यों नहीं हो सकते थे? इसलिए नहीं हो सकते कि आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है आइन में तरमीम के लिए। जब एक लूली लंगड़ी एक जमात होगी जो भी इक़्तिदार में होगी, ये सारे चट्टे बट्टे एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। ये अगर पुलिस इस्लाहात कर लेंगे, ये अगर इकॉनमी की इस्लाहात कर लेंगे, तो इनकी दुकानदारी कैसे चलेगी भाई? पुलिस को तो इस्तेमाल करना है इन्होंने। अगर जब भी जो भी इक़्तिदार में आता है तो पुलिस की ऐसी इस्लाहात अगर अच्छी कर देंगे तो फिर ये दूसरे पार्टी को प्रेशर में कैसे लेके आएंगे? गांव गोट के गरीब लोगों को कैसे उठा के बंद करेंगे? ये सारी चीज़ें तो बंद हो जाएंगी इनकी फिर। तो वो कभी भी, जितने लोग पार्लियामेंटेरियन अंदर बैठे होते हैं वो सारे वडेरे, चौधरी, सरमायादार, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, ठीक है। उनके अपनी अपनी दुकानदारी हैं। अगर ये इस्लाहात करना शुरू कर देंगे तो सर फिर उनका फायदा क्या? जितने पार्लियामेंट, अब देखिए, इसके माने ये है कि पॉलिटिकल विल किसी में है नहीं ना, किसी में नहीं है। देखिए, इस मुल्क के साथ मैंने गवर्नमेंट अफसर, देखें आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, गवर्नमेंट अफसर, आप पता होगा आजकल इसके ऊपर बड़ी स्क्रूटनाइज हो रही है, कितने तनख्वाह है, क्या असासें हैं वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट अफसरों के इख्तियारात को रिव्यू करना, हुकूमत 3 साल रोती रही जी, सरकारी अफसर भी हमारी नहीं सुनते, ब्यूरोक्रेट्स हमारी नहीं सुनते। आपने डॉक्टर इशरत हुसैन की सर्विसेज हासिल की जो साबिक स्टेट बैंक के गवर्नर भी थे, क्या इस्लाहात की, मतलब कितना काम किया उन्होंने? देखिए, काम उन्होंने क्या किया, उनके अगर इस्लाहात पढ़े तो आई एम सॉरी टू से, ठीक है, उनका एक मुकाम है, लेकिन मुझे उसमें ऐसी कुछ चाशनी नजर नहीं आई कि आप कहें कि ये बहुत अच्छा है। हाँ, उनमें ऐसा कुछ खास नहीं था, बोले अरे यार वाओ वाली बात नहीं थी। ओह यार जबरदस्त, क्या चेंजेस हैं, चीजें क्या। देखिए, आप देखें डिस्क्रेशनरी पावर्स अभी भी FBR के पास वैसे ही हो गए सर। आपने शब्बर जैदी को लाए, आप अपनी तरफ से बड़ा चैंपियन, पहले उसने इमरान खान की कश्ती में मोरी की, उसको डबो दिया, अब इनकी कश्ती में मोरी कर रहा है। देखिए सर, गलत बोल रहा हूं तो आप बताएं, आप मुझे बताएं, आप कारोबारी शख्स हैं, मैं आपको इसमें डाल दूं कि 50,000 का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ID कार्ड मुझे लाके दिखाओ, क्या इमरान खान साहब को पता नहीं लग रहा था कि ये क्या कर रहा है? देखिए, ये जो आपका इस वक्त जो मुल्क है ना हमारे पास, जो बचा कुचा हुआ है 71 के लेके अभी तक, जो है ना, इसमें इतनी गंद है, इतना शिट पड़ा हुआ है अली भाई, इसको साफ करने के लिए यू नीड थाउजेंड्स ऑफ जमादार, आई टेल यू, और कई दिन लगेंगे आपको, कई साल लगेंगे इस गंद को साफ करने में। नहीं, लेकिन तो शुरुआत तो होगी ना सर। शुरुआत होगी। चीन में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि हजारों मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि दैट स्टेप नीड्स टू बी इन द राइट डायरेक्शन। मैं आपको बता रहा हूं, देयर वाज नो, उनकी तरफ से भी, इनकी तरफ से भी आपने देख लिया। जिस दिन पहले दिन ये आए, उस दिन हमने सोचा कि मईशत जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो आपका महल्लेदार है मिफ्ता इस्माइल, वो आ गया। अब तो वो बच्चों की सालगिरहों पर भी जाकर मतलब ये कि तकरीर कर रहा है,
तब तो बंदा मिलता ही नहीं था हमें। अब इस्लाहात की बातें कर रहा है। नहीं, मैं खुल के बात करूंगा ना यार। एग्रीड। देखिए मेरी बात क्या सुने, काम किया उसने अपने टाइम में मिफ्ताह देखिए इस्माइल? मेरी बात सुने, बात यह है कि कोई एक घर भी, अगर आप एक घर में कर्जे लेके काम करना शुरू करें ना सर, घर नहीं चलते कर्जों से। हमने क्या करना शुरू किया, अपनी करप्शन के लिए, अपने पेट भरने के लिए हमने इंटरनेशनल जितने भी डोनर्स हैं उनसे पैसे लेते हैं, उसकी करप्शन करते हैं, उसको खाते हैं और अवाम पे उसका बोझ डालते हैं और मजीद टैक्स डालते हैं। हमें ये, मैं बताऊं, जो मेरी सजेशन, आप 3 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगी मुल्क में, कोई रोड नहीं बनेगा। आप इनके डेवलपमेंट चार्ज जो लेते हैं वो भी खाए जाते हैं ना, आप नहीं ले। टमाटो केचप से बनाई हुई है। सर मेरी बात अगर सुने, 3 साल तक ठीक ना है, बनी तो फिर तबाह हो कुछ नहीं हो, जाएगी। भले तबाह हो। बात यह है कि मैं कर्जे लेके अपनी चीजों को क्यों ठीक करूं? मैं, मुझे अपने जो रेवेन्यूज हैं, देखिए मैं जितने गैर तरक्याती अखराजात हैं, एक ज़माने में सिर्फ छोटी एक करोला गाड़ी मिलती थी, आज वजीरों को, सेक्रेटरीज को लैंड क्रूजर्स मिलती हैं 12-12 करोड़ की। उसकी पेट्रोल के खर्चे, उसके ड्राइवर खर्चे, उसकी मेंटेनेंस के खर्चे, इनके मेडिकल के खर्चे, इनके लल्लो तलल्लो के खर्चे, किसी ने काटे? इनके ट्रैवल, यही तो मैं आपको बोल रहा हूं ना, कोई मैं कर नहीं इसीलिए रहा कह है रहा हूं ना। कि सारे एक हैं सर, थैले। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी में देख लें, पॉलिटिशियंस में देख लें, ये कभी नहीं करेंगे जो इनकी शब-शबा वो खत्म नहीं करना चाहेंगे सर। यही कल्चर कौन खत्म करेगा? इनकलाब चाहिए इसके लिए। सर ब्राउन साहब की बातें की गई, मैं तो खैर बचपन से देख रहा हूं और एक वक्त ऐसा होता था कि कोई होता नहीं था दिफा करने के लिए, तो मैं ही जाकर इनका दिफा किया करता था। मैं आपसे फारूक साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप मुझे क्लियर बताएं। आपने कहा जी हमारे मुल्क के अंदर अफसरशाही है, ब्राउन साहब, क्या आपने ब्राउन साहब ख़त्म, मतलब ब्राउन साहब के कल्चर को ख़त्म करने और अफसरशाही के कल्चर को ख़त्म करने में क्या किया आपने? देखिए पहले आपने कहा कॉम्पेटिटिव, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ, मुशर्रफ दुनिया से चला गया, चलो मे बी जो भी उसने काम किया, कोई कहता है गलत किया, कोई कहता है सही किया, मैं भी कभी कभी तनकीद कर देता हूँ, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, उसने ये कहा ना कि मैं परफॉर्मेंस बेस्ड ब्यूरोक्रेसी रखूँगा, कि जब ब्यूरोक्रेसी जो है परफॉर्मेंस अच्छा करेगी तो ठीक है, दे कैन कंटिन्यू, वरना मैं रिमूवल ऑफ सर्विस करूँगा। आपको याद होगा एक बहुत बड़ा कानून पास करवाने की उसने इस्तदा की थी, लेकिन नहीं हुआ। आज भी देखिए लागू नहीं हुआ ना, उसने तो रिमूवल ऑफ सर्विस का बना दिया, लागू नहीं किया आपने। आप देखिए इमरान जब आया उसने आकर के कहा सुबह 8 बजे लोग काम पे आएंगे। दुनिया में पहली मरतबा ब्यूरोक्रेसी हड़ताल पे चली गई। यार मैं अगर अच्छा आदमी हूँ कि जी नैब हटाओ हमारे ऊपर से, भाई नैब हटाओ, मैं अगर अच्छा काम करता हूँ तो मेरे ऊपर आप पुलिस ले आओ, कोई भी ले आओ, कोई भी चेक कर लो आके, मेरे अच्छे काम है, मुझे खौफ नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी ने 8 बजे का पूरा बैन किया, हम 8 बजे नहीं आएंगे। आज आप जाएं गवर्नमेंट ऑफिस से, मुझे बताइए 10:30-11 बजे से पहले कौन आता है? 3 बजे चले जाते हैं वो। तो आपने इस्लाहात का दफ्तर इसीलिए बनाया था ना सर। आपकी जब ब्यूरोक्रेसी आते ही आपकी हड़ताल कर देगी, हम काम नहीं कर रहे, आपका तो सारा सिस्टम चलता है ब्यूरोक्रेसी के साथ है, तो भट्टा बैठ जाएगा आपका। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये क्या काम कर रहे हैं? इनका काम है लॉज बनाना। एक और सुने, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को जो रिवायती सियासी जमातें वो तो अपने लिए इस्तेमाल करती रही, जिनको रिफॉर्म करना था उनमें उन्होंने आकर क्या रिफॉर्म की, जिन्होंने प्राइवेटाइज करना था नून ने भी कोशिश की, नहीं हुआ, पीपी ने कोशिश की, नहीं हुआ, पीटीआई वाले आए उन्होंने कोशिश मेरे ख्याल शायद की ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा इसका पॉलिटिकल बर्डन बहुत है। लेकिन सच मुझे बताएं, आप अभी बता रहे टाइम आप प्राइवेट बिजनेस चलाते हैं, क्या आप कभी लॉस में कारोबार चलाएंगे? आपके मुल्क में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस लॉस पे चल रही, जिसकी कीमत आप और मैं भर रहे हैं। आप बोलते हैं वेल्थ पे भी टैक्स लगा दो, इस पे भी लगा दो, वो लगा के क्या मैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को पालूं क्या? नहीं, फिर इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना सर, ये गलत है ना? पाकिस्तान स्टील है, वो एक कुआं है, उसमें मैं पैसे डालूं क्योंकि मुझे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट मिल रहा है? नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए पाकिस्तान स्टील जिसने बनाया वो उसकी ओनरशिप लेने को तैयार, हमारी ब्यूरोक्रेसी उनको देने को नहीं तैयार। प्रॉब्लम क्या है? देखिए जो करने को तैयार है वो करना चाहते हैं काम, वो $1 बिलियन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टील मिल के, आज भी कर सकते हैं। स्टील मिल दे दो, उनके हवाले कर दो ना आप यार। लेकिन ये जो इनके आज भी सीईओ वहाँ रखा हुआ है, आज भी बेताशा लोग रखे हुए हैं, तनख्वाहें क्यों जा रही? क्यों? वजह ये देखिए कि इनकी विलिंगनेस नहीं है उसको। पीआईए देखिए, अरशद मलिक साहब आए, 450 अरब रुपए का जो लॉस था उसको वो लेस देन 200 अरब से लेकर आ गए। इसका मतलब क्या? पीआईए चलना शुरू हो गई थी। आप सोचिए जिसके पास सिर्फ 32 जहाज हों, 18,000 एम्प्लॉइज हों, कितने एम्प्लॉय पड़ रहे हैं एक पीआई के ऊपर, और 390 जहाज हों, टर्किश एयरलाइन के पास 14,000 एम्प्लॉय हों, आप सोचें क्या वो प्रॉफिट में? ये प्रॉफिट में इनको रखता कौन है? हम इन अदारों को पॉलिटिकल अपने उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमें पहले खुद ठीक होना पड़ेगा ना इस काम के लिए। आम नुक्ता है प्रोग्राम में, जाहिर बात है हम बहुत सारे मौजूआत डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आगे आने वाले प्रोग्रामों के लिए रहने देते हैं। आपका बहुत फारूक अफजल साहब, आप शो पे हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।